ब्रेक के बाद कार्यक्रम में एक बार फिर से स्वागत है। काफी सारी चर्चा हुई, कारण क्या है, लेकिन अब आते हैं सीधे निवारण पर। आखिर कैसे निवारण हो, चलते हैं लोगों के क्या सुझाव है। तो इसमें एक तो सुझाव ये कि जैसे यहाँ सारी माँ हो रही है कि संस्कृति ऐसी है या हमारी ऐसी होनी चाहिए, ये सोच बदलनी चाहिए, हमारी मानसिकता बदलनी चाहिए। तो पहले भी यहाँ बात की जा सकी कि जितना ज्ञान हम हमारी बेटियों को देते हैं या जितना उनको हम बोलते हैं कि ये करो, या यहाँ से और भी कुछ एक बातें आई थी कि वो सब चीज़ें उतना ही उससे ज्यादा ज्ञान अपने बेटों को दे, तब संस्कारित होंगे। बिल्कुल, आपका उनसे ज्यादा बात करने की जरूरत है। इधर से हाँ बोलिए, खड़े होकर। एक विषय भी बीच में आया था, ईगो का, जो एज का इशू आया था कि जो जनरेशन गैप है वो एक रीज़न है जिसकी वजह से लोगों के जो थिंकिंग में बहुत बड़ा डिफरेंस है। तो मेरे अकॉर्डिंग ये जनरेशन गैप से ज़्यादा ईगो की बात है, क्योंकि लोग 70 साल के होके भी बेवकूफ़ रह जाते हैं और कुछ लोग 15 साल में ही दुनिया बदल देते हैं। अच्छा, ये एक चलिए इनका सुझाव है, इनको बोलने दिए। पीछे से और कोई पीछे से बोलना चाह रहा है जी, खड़े हो जाइए। मैं यही कहना चाहूंगी कि घुट घुट के जीने से अच्छा है कि आप उसी टाइम उसी लड़के को उसी वक्त जवाब दीजिए। बहुत अच्छा, इनका सुझाव है। इधर से आगे से और कोई बोलना है? चलिए मैं सीधे आता हूँ इधर। हाँ, खड़े होकर प्लीज। मैं कहना चाहूँगी, मैम ने अभी बोला था कि सेल्फ डेवलपमेंट होना चाहिए एंड सेल्फ कंट्रोल होना चाहिए, तो ये बात बिल्कुल सही है, ये पॉइंट बिल्कुल सही है। हम गर्ल्स को ही कुछ ना कुछ इम्प्रूवमेंट करना पड़ेगा अपने अंदर ही, बिकॉज इससे कुछ नहीं हो सकता। बॉयज़ को इम्प्रूवमेंट करने से पहले हम खुद को बेटर बनाए, खुद को बेटर बनाए, खुद को स्ट्रॉन्ग बनाए, ये इनका सुझाव है जी। चलिए अब मैं सीधे आता हूँ इधर मेघा से शुरू करते हैं। पीछे से अगर कोई सुझाव नहीं हो तो सीधे मेघा से शुरू करते हैं। मेघा, क्या लगता है? देखिए, मुझे लगता है कि बहुत डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है, विच इज़ ओके। हम शायद एक दूसरे की मानसिकता में जो फ़र्क है उसे साथ लेके चल सकते हैं सुझावों की ओर, जो कि अब फाइनली इन चीज़ों पे आते हैं कि एक तो होता है लीगल रिड्रेसल, जो हमारे लॉज हैं उनका इम्प्लीमेंटेशन है मेन इशू, वो बढ़िया हो, बिल्कुल क्विक एंड स्ट्रॉन्ग, वो एक पार्ट हो गया। दूसरा पार्ट हो गया, हम अपने घर में अपनी बेटियों और अपने बेटों दोनों को सिखाएं कि क्या सही और क्या गलत है, वो हो गया हमारे घरों की बात। मॉरल एजुकेशन शुरुआत से ही। तीसरा है कि पब्लिक रिस्पांस, जैसे जो संगठन है जो बहुत बढ़िया काम करते हैं, वैसे संगठन ज़्यादा एक्टिव हो, डोर टू डोर जाए ताकि अवेयरनेस फैले। ये तीन मुझे लगता है। चलिए आपके पास सीधे शालिनी जी। जो मेघा ने बोला है, आई सपोर्ट दैट, एंड व्हाट कनुप्रिया विल से, आई सपोर्ट दैट। सो कनुप्रिया जी, क्या कुछ जोड़ना चाहेंगे और नया? हाँ, एज अ पेरेंट बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है इस समाज को सुधारने की। सो यू नो, अगर घर में फादर जो है वो महिलाओं के प्रति अगर रिस्पेक्ट नहीं शो करता है और उनके लिए कोई गंदी तरीके की लैंग्वेज यूज़ करता है और बात करता है, तो वो ही जैसे संस्कारों की हम बात करते हैं ना, वो ऑटोमेटिक घर के बच्चों में आ जाते हैं। सो द पेरेंट्स हैव द मैक्सिमम रिस्पॉन्सिबिलिटी इन हैविंग सम चेंज ऑफ दिस। अभिभावकों पर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। चारू जी। देखिए, अभी जो हमारी चर्चा चल रही है इसके अंतर्गत मैं कहना चाहूँगी कि परिवार की पूरी जिम्मेदारी है, सरकार की भी कहीं जिम्मेदारी से अछूती नहीं है, क्योंकि लॉ और जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो इतना सख्त होना चाहिए कि किसी भी छेड़छाड़ करने वाले व्यक्ति को इसका एक बहुत डर होना चाहिए कि अगर मेरे ने ये किया और मैं पकड़ा गया तो मेरे को इसके दुष्परिणाम भुगतने पड़ेंगे और मेरे को समाज में अपमानित होना पड़ेगा। ये डर जिस दिन आ जाएगा, ये चीज़ हमारे यहाँ से अपने आप दूर हो जाएगी। दूर होगी। हिमानी, क्या सुझाव है आपका? जी, बच्चों को रॉन्ग टच के बारे में बताना चाहिए। बच्चों को इन्फॉर्मेशन नहीं होती है, वो बहुत छोटे होते हैं, तो अगर कोई भी फैमिली मेम्बर या आपके ज़्यादा क्लोज नहीं या फिर कोई भी नेबर वगैरह भी उसके साथ कुछ करे तो बच्चा खुद समझ नहीं पाता कि ये क्या हुआ है। फैमिली के अंदर एक इतनी अच्छी बॉन्डिंग हो, बच्चा खुल के खुद को एक्सप्रेस कर सके। जैसे अभी यहाँ पे भी हमने थोड़ा सा देखा कि जनरेशन की वजह से, ओपिनियन डिफरेंस की वजह से हमारे अंदर एक तनाव सा क्रिएट हो गया था। इसलिए चिंता मत कीजिए, क्योंकि हमारी दोनों युवा नेता हैं। ये थोड़ा कम हो, हम एक दूसरे को थोड़ा एक्सेप्ट करें। राजनीति में ये लोग युवा है, लेकिन ज्यादा ये मान रहे हैं, ये खुली मानसिकता के लोग हैं। सीधे अंजलि, क्या मैं चाहूँगी कि परिवार में आपकी बॉन्डिंग अच्छी हो, आपके पेरेंट्स आपके साथ में फ्रैंक हो, आपको बता सके कि क्या सही है और क्या गलत है, और आप खुद इतने सशक्त बने कि जो आपके साथ में गलत हो उसके खिलाफ आप आवाज़ उठा सकें और आपका परिवार उस चीज़ में आपकी हेल्प करे। परिवार का समर्थन बहुत महत्वपूर्ण है। सीधे निशा जी। मुझे लगता है कि बेटियों को निडर बनाएं, पढ़ाएं लिखाएं, लेकिन साथ साथ उनको निर्भीक भी बनाएं, वो अपनी बात कह सकें और उनको वो स्पेस दें। ये डराएं नहीं कि भी नहीं बाहर जाने से तो ये होगा, इसलिए घरों के अंदर बंद हो जाएं
तो बेटियों को वो आज़ादी उनको मिलनी चाहिए कि वो अपनी बात को कह सकें। और दूसरा, संविधान की मैं जो बात करती हूँ, ये दोनों हमारी नेतरियाँ जो बीच में बैठी हैं, ये दोनों दो राजनीतिक दलों से हैं, ठीक है। इन दलों का राज भी रहता है। भाई आप लोग थोड़ा इन कानूनों को इम्प्लीमेंटेशन करवाने में थोड़ा मदद तो कीजिए, थोड़ा उसका प्रचार प्रसार तो कीजिए, ताकि हमारी बेटियां, हमारी बहनें इनको कानून बनाने वाले मंदिर तक पहुंचाने में अपन सबको मदद करनी है। मौके पे ही हिसाब किताब कर दें तो आधा इलाज तो वहीं पे हो जाएगा, बाकी कानून देख लेगा। नहीं, वो तो इनके बड़े दल हैं, सीधे आ रहा हूँ। अब इनको उस कानून के मंदिर तक पहुंचाने की जिम्मेदारी आप सब उठा लें तो ये पहुंच के इम्प्लीमेंट कर देंगे। अर्चना जी। देखिए आशीष जी, एक तो आपको साधुवाद, एक बहुत गंभीर मुद्दे पे आपने चर्चा की, और ये मुद्दा इसलिए भी गंभीर है कि मैंने शुरू में कहा वर्बल अब्यूज़ जो है सेक्सुअल अब्यूज़ के बराबर है, क्योंकि वो रोज़ इस आघात को सहन करती है। तो इसमें दो बातें हैं कि हम कानून की अनुपालना को तो सुनिश्चित करें, इस सरकार का दायित्व है, लेकिन सामाजिक रूप से भी एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी, जो आपने शुरू में कहा कि लोग देखते रहते हैं और इस बच्ची के साथ इस तरह का शोषण रोज होता है, तो एक जागरूकता, अवेयरनेस आनी चाहिए। और जो पीछे से कुछ लोग कह रहे थे कि साहब ये जनरेशन गैप है और ईगो प्रॉब्लम, मैं कहती हूँ जनरेशन गैप या ईगो प्रॉब्लम नहीं है, ये अनुभव है जो सावचेत करने का प्रयास करता है, माँ के रूप में, अभिभावक के रूप में या फिर शिक्षक के रूप में। तो मुझे लगता है गंभीरता से नई पीढ़ी को ये चीज़ भी समझनी पड़ेगी, अनुभव के आधार पर जो मार्गदर्शन दिया जा रहा है उसका भी अनुगमन करें, जब तक सुरक्षित वातावरण का निर्माण नहीं हो। सुमन जी, क्या सुझाव आपका? क्योंकि सुझाव, और आप तो इम्प्लीमेंट वाली संस्था में भी बैठी हैं। जी बिल्कुल, मेरा तो यही कहना है आशीष जी, जो डिबेट की शुरुआत में मैंने कहा था कि परिवार को संस्कार के साथ चलना पड़ेगा। इसके बिना, चूंकि छेड़खानी करने वाले सड़क पे जो बच्चे हैं वो हमारे ही बच्चे हैं, वो कहीं ऊपर से नहीं आते। ये बात हमारी बच्चियों ने भी कहा। अगर परिवार में संस्कार रहेगा तो मुझे लगता है कि बहुत चीज़ों का सरकार और कोर्ट और पुलिस की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। इससे परिवार मिलजुल के बैठे, बच्चों में वार्तालाप हो। आज के भागते दौड़ते युग में माँ बाप और बच्चे एक कमरे में एक साथ बैठते नहीं हैं, भोजन साथ करते नहीं हैं। इन सब चीज़ों में कौन सी मॉडर्निटी दिखती है मुझे समझ में नहीं आता। अगर परिवार में समय एक दूसरे को मिलने लगेगा तो जो निशा करने की स्पेस मिलना चाहिए वो भी मिलेगा और वक्त भी मिलेगा, तो अपने आप सुधार होगा। और कानून को करना, कानून तो बहुत है, निशा अपराजिता चला रही है ना, कानून के तहत ही वहाँ पे काउंसलिंग करती हैं और हेल्प करती हैं। ये काले कोर्ट में बैठी हैं, कानून के तहत ही तो बैठी हैं, कई लोगों को राहत देती होंगी। लेकिन यदि जनरेशन की बात होती है ना, और सिस्टम बिगड़ता है जब हम घर की ओर जाते हैं और घर से वैसे बच्चे को सड़क पे देखते हैं, तो घर से ही तो बच्चा जाता, आसमान से उतर के नहीं आता वो। इसलिए ज़रूरी है कि परिवार और संस्कार, ये दोनों चीज़ साथ चलनी चाहिए। संस्कारों के आड़ में कि संस्कार बेकार है, पहले भी होता था, ये ख़त्म नहीं करना चाहिए। इसलिए मैं तो बहुत मानती हूँ कि परिवार तभी मजबूत बनेगा जब उसमें संस्कारों की जड़ मजबूत होगी। चलिए शालिनी जी, एक सुझाव देनी है बस, मैं क्योंकि मेरे पास समय की थोड़ी सी सीमा है। डेफिनेटली, मैं यहाँ पर, निशा जी भी बैठे हैं, आप सभी बैठे हैं, मैं भी बैठी हूँ एज ए लॉयर, नो डाउट अबाउट इट, कि हम लोग अपने प्रोफेशन में हमने एक्सपर्टीज़ करी है, दैट इज़ वाई आई एम हेयर, करेक्ट, आई नो द लॉ, दैट इज़ वाई आई एम सिटिंग हेयर। मुझे अपना कानून नहीं पता होगा तो आप मुझे थोड़ी बुलाएंगे। ये पॉलिटिकली बड़ी सशक्त हैं, तभी आपने इनको बुलाया है, वो भी पॉलिटिकली सशक्त हैं, निशा अपना काम जानती है। सो वी ऑल नो द पॉइंट इज़ कि जब हम यहाँ पे डिस्कशन कर रहे हैं कि ईव टीजिंग हो रही है और वो लड़के कर रहे हैं, बच्चियों के साथ कर रहे हैं, तो बच्चियाँ क्या उतनी वोकल हैं आज की तारीख में? क्या इतनी वोकल हैं कि वो अपनी बात कह सकें, और कहें तो कहाँ पे कहें? देयर इज़ नो प्लेटफॉर्म एंड देयर इज, अगर जो, इसलिए वो एक प्लेटफॉर्म बनाना होगा जो आपका सुझाव है, जो एक प्लेटफॉर्म नहीं है और उसको क्रिएट करना होगा। एब्सोल्यूट। एक वो सुझाव और देने, मैं क्योंकि समय की थोड़ी सी सीमा, संक्षेप में अपना सुझाव। मैं ये कहना चाहूँगी कि लड़कियां जो होती हैं घर में, किसी भी प्रकार का उनको शोषण बर्दाश्त नहीं करना चाहिए, चाहे वो घर में हो चाहे बाहर हो, उसका विरोध करना चाहिए। एक सुझाव वो दे चुके हैं, लेकिन फिर भी वो कुछ और देना चाह रहे हैं थोड़ी सी। इन सालों में मैंने एक चीज़ देखी कि सेक्स एजुकेशन हमारे संस्कार का हिस्सा नहीं है, और सेक्स एजुकेशन है जिस चीज़ को एक लेवल पे गलत माना जा रहा है, और गवर्नमेंट ने भी इस चीज़ के लिए मना कर दिया। तो क्या आप सबको भी ऐसा लगता है कि अगर सेक्स एजुकेशन, सवाल जवाब का मेरे पास समय नहीं है, आपका ये सुझाव हो सकता है। चलिए, मेरे पास सवाल जवाब का अब समय नहीं है, लेकिन इस पूरी चर्चा में सुमन जी, अब ये चर्चा इसलिए क्योंकि इस पूरी चर्चा में दो बात निकलकर सामने आई। कानून है और कानून सशक्त है, सशक्त बनाने की जरूरत है सिर्फ अपने परिवार में संस्कारों को, महिलाओं को, कि वो सहन नहीं करे बल्कि तुरंत जवाब दे। और जब तक समाज में एक भी घटना छेड़छाड़ की हो, तो परिवार के संस्कारों से संस्कारित हुआ हर मर्द उस छेड़छाड़ की घटना पर अपमानित महसूस करे, शर्म आए हम सबको, मुझको भी,
कि अगर समाज में एक भी घटना छेड़छाड़ की हो तो अपने मर्द होने पर शर्मिंदा हो ये पूरा पुरुष समाज। जनमंच जनता की आवाज में आज इतना ही। दीजिए पूरी टीम को इजाजत। नमस्कार।